हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। हमारा पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन के युग्मों के साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी केमिकल जो होता है उसके अंदर जो अणु होते हैं, अणुओं के अंदर असंख्य परमाणु होते हैं। अब इन असंख्य परमाणुओं में से हम बात कर रहे हैं सिर्फ दो परमाणुओं के बीच। जब दो अलग अलग तत्व आपस में उनके जो परमाणुओं के बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके जो युग्म हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्म, वो आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे या साझेदारी करते हैं, ऐसे में सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा में भी यही है कि दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन के युग्मों की साझेदारी द्वारा बनने वाला जो आबंध है वो सहसंयोजी आबंध कहलाता है। इस प्रकार बनने वाले यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। इससे जो भी कंपाउंड बनता है वो सहसंयोजी यौगिक कहलाएंगे। और ज़्यादातर ये कार्बन यौगिकों के मध्य पाए जाने वाला बॉन्ड होता है, इसलिए ये सहसंयोजी बंध कहलाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जब एक कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तब यह हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। उदाहरण है मेथेन, इसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं CH4 है, एथेन C2H6, एथीन C2H4, एथाइन C2H2 एंड बेंजीन C6H6 होता है। तो हाइड्रोकार्बन की सिंपल सी डेफिनेशन है, जब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलते हैं तब हाइड्रोकार्बन बनता है। आगे बढ़ेंगे हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हम देखेंगे इसका आंसर। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है यहाँ पर, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, जैसे कि द्विबंध और त्रिबंध, तब वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध एकल होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है जिनमें कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो एल्केन कहलाते हैं। जबकि जिनमें कम से कम एक आबंध जो है वो द्विबंध हो, वो एल्कीन, एवं कम से कम एक आबंध त्रिबंध हो, वो एल्काइन कहलाते हैं। मतलब एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों के अभिलक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक स्पेशल प्रकार का क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जिसे कहा जाता है, वो जुड़ा हुआ होता है, जो कि उस केमिकल के या कार्बनिक यौगिक के गुणों को प्रदर्शित करता है, वो क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि एल्कोहलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, ये सभी क्रियात्मक समूह के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि है समवायता से आप क्या समझते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। साथ ही हमारे चैनल की सभी वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और भी बच्चों को आसानी से नोट्स अवेलेबल हो जाएं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि है समवायता से आप क्या समझते हैं। जब एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं,
जब एक ही अणुसूत्र द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल जो है उसके मोलिकुलर फार्मूला या अणुसूत्र सेम है, 2 केमिकलों के मोलिकुलर फार्मूला या अणुसूत्र सेम है, तो वे कार्बनिक यौगिक जो हैं वो समवेयता प्रदर्शित करते हैं और ऐसे कार्बनिक यौगिक समवेय यौगिक कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि है क्विंडन से आप क्या समझते हैं। तो एंजाइम में की उपस्थिति में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया क्विंडन कहलाएगी। तो क्विंडन वाली जो प्रोसेस है वो एंजाइम की उपस्थिति में होती है, जैसे कि दूध से दही का बनना। जब दूध को हम दही में परिवर्तित करते हैं तो ऐसे में हमें उसे गर्म करके ठंडा करने के बाद उसमें कुछ खट्टे पदार्थ को मिलाने पर ही दही बनता है और ये प्रोसेस एंजाइम की उपस्थिति में होती है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। इसका उत्तर है उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संयुक्त होकर उन्हें संतृप्त करने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बनिक यौगिक मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक से जुड़कर वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, यही कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का औद्योगिक अनुप्रयोग निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। निकेल यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे कि वनस्पति तेल जो होते हैं, वनस्पति तेल को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराकर वनस्पति घी बनाने में यह प्रक्रिया उपयोग साबित हुई है। जिसमें क्या किया जाता है कि जो वनस्पति तेल निकलता है पेड़ों से, जैसे सरसों का ऑयल है और भी कई तरह के पेड़ों से प्राप्त होने वाले ऑयल हैं, जिनका हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कराकर उनको वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। जैसे कि वनस्पति तेल है, हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में उनकी रिएक्शन कराएंगे तो वो वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि है ऑक्सीकारक क्या है। ऑक्सीकारक जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। सिंपल सी यहाँ परिभाषा है जिसमें कहा गया है कि ऑक्सीकारक जो है वो ऑक्सीजन देने वाले होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2023 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का एक एक उदाहरण। तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड रखते हैं, जैसे C2H6 एथेन। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जिनमें कि डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पर एथीन का एग्जाम्पल दे रखा है C2H4। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एक उदाहरण। ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है एथेनल CH3CHO। आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक उदाहरण पर, जो कि है एथेनोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। आई होप आप सबको ये प्रश्न आसानी से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। हमें एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर देखना है भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। तो एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है एथेनॉल का कलर कैसा होता है, फिर हमें देखना है उसकी स्मेल कैसी होती है, फिर देखना है कि वो लिक्विड है या सॉलिड है। तो एथेनॉल में पहले एथेनॉल जो है वो रंगहीन होता है, मीठी गंध होती है उसकी एवं तीक्ष्ण स्वाद वाला लिक्विड पदार्थ होता है। एथेनोइक अम्ल अगर हम देखेंगे उसका भौतिक गुण तो वो रंगहीन है, सिरके सी विशिष्ट गंध वो रखता है और खट्टे स्वाद वाला द्रव पदार्थ होता है। जैसे कि अम्ल की प्रॉपर्टी होती है कि वो खट्टे होते हैं, वैसे ही यहाँ एथेनोइक अम्ल भी क्या है, खट्टा है स्वाद में।
क्वथनांक अगर हम एथेनॉल का देखें तो 78 डिग्री सेल्सियस या फिर 351 केल्विन होता है। एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक हम देखें तो 118 डिग्री सेल्सियस या 391 केल्विन होता है। अब रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हम एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर देखेंगे। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उदासीन प्रकृति लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है। एथेनॉल जो है उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए लिटमस पेपर को वो प्रभावित नहीं करता है। अब एथेनोइक अम्ल जो होता है वो एक एसिड है, इसलिए वो क्या करेगा, अम्लीय प्रकृति होने के कारण नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। एथेनॉल जो है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि एथेनोइक अम्ल जो है कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके रंगहीन गंधहीन बुलबुलों के साथ CO2 गैस निकालता है। यहाँ एथेनोइक अम्ल जो है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके रंगहीन गंधहीन और CO2 गैस रिलीज करेगा। अब एथेनोइक अम्ल में हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, ये क्षारकों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि एथेनोइक अम्ल में हम देख रहे हैं क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। एथेनॉल में हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया करके मृदु गंध वाले एस्टर बना रहे हैं, जबकि एथेनोइक अम्ल क्या है, अल्कोहल से अभिक्रिया करके मधु गंध एस्टर बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना लिखिए, जो कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोकार्बन के नाम देना है, सूत्र देना है और उनकी संरचना हमें बतानी है। हमारा पहला हाइड्रोकार्बन है मेथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। आप देख रहे हैं कार्बन एक है जो कि सेंटर में है और उससे जुड़े हुए 4 हाइड्रोजन हैं जो सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा एथेन, जिसका फॉर्मूला है C2H6। यहाँ पर 2 कार्बन है जो कि 6 हाइड्रोजन होने के साथ ही कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ 6 हाइड्रोजन जो है अटैच है। नेक्स्ट है एथीन C2H4। यहाँ एथीन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा कार्बन के बीच में और 4 हाइड्रोजन जो है कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। एथाइन, यहाँ पे आप देखेंगे C2H2, इसका फॉर्मूला है कार्बन के बीच एथाइन होने के कारण ये क्या है, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि हाइड्रोजन 2 हैं जो कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। साबुन वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या रहता है, वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक क्या है, एराइल और एल्काइल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं। साबुन में नेक्स्ट पॉइंट है, साबुन जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बना लेते हैं, जबकि अपमार्जक क्या है, जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं। साबुन कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं देते हैं और अपमार्जक क्या है, कठोर जल के साथ अच्छे झाग देते हैं। अब पानी भी क्या होता है, 2 तरह का होता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। अब साबुन में क्या होता है, कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है साबुन, जबकि अपमार्जक जो है कठोर जल के साथ भी अच्छे से झाग देता है। साबुन सामान्यतः कपड़े धोने के लिए अधिक यूज़ नहीं होते हैं, अपमार्जक कपड़ों की धुलाई के लिए ही निर्मित किए जाते हैं।